नमस्कार, पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आज देहरादून में सुशासन दिवस मनाया जाएगा, जहां प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस मौके पर पीएम मोदी देश के 9 करोड़ किसानों को 2-2 हजार की किस्त ट्रांसफर करेंगे। सुशासन दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी 95 ब्लॉक में चौपाल लगाई जाएगी, जहाँ पीएम मोदी किसानों से संवाद करेंगे और इस कार्यक्रम के जरिए किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और नए कृषि कानून को लेकर किसानों को जानकारी दी जाएगी। सभी चौपालों पर प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नए उदासीन अखाड़े के कुंभ मेले को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में अखाड़ा परिषद द्वारा कुंभ के स्वरूप को लेकर अहम फैसला लिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से अखाड़ा परिषद लगातार मांग कर रहा है कि वो सामने आकर कुंभ मेले का स्वरूप क्या होगा, इसको जनता और साधु संतों को बताएं। आज इसी मुद्दे पर तमाम साधु संत अपनी राय रखेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रयागराज में हो रहे माघ मेले की तर्ज पर कुंभ मेले को भव्य और सुंदर बनाने की मांग की है। वहीं तमाम अखाड़ों के साधु संत भी अखाड़ा परिषद की मांग के समर्थन में खुलकर खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में इस मामले पर प्रस्ताव भी लाया जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद महाराज ने कुंभ की तैयारी पर कहा है कि हरिद्वार में हो रहे कुंभ की तैयारियों में अभी भारी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन हमको उत्तराखंड सरकार पर भरोसा है कि वो जल्द ही सभी तैयारी पूरी कर लेंगी। अभी हम गए थे हरिद्वार कुंभ के संदर्भ में ही, तो हमने वहाँ देखा कि अभी तैयारियाँ उतनी तेज़ी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो हमने वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं मदन कौशिक जी, उनसे मुलाकात की। जो मेलाधिकारी हैं, जो अपर मेलाधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात की। सबसे हमने समझा और हमने ये कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ये चाहते हैं कि किसी श्रद्धालु को कुंभ के पुण्य स्नान से वंचित न होना पड़े। हाँ, ये ज़रूर है कि कोरोना के मद्देनज़र स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सतर्क हमको रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मसूरी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक से होते हुए पिक्चर पैलेस तक बाइक रैली निकाली। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने पहाड़ी पोशाक पहनकर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का फूल मालाओं से स्वागत किया। बंशीधर भगत ने कहा कि हमारे जो पहाड़ के युवा हैं, उनमें बीजेपी के प्रति भारी उत्साह देखा जा रहा है और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 57 से 60 सीटें उत्तराखंड में लेकर आएगी। पहले जब मैं दौरे में गया था पहाड़ के, तो भी यही उत्साह था। आज भी ऐसा ही उत्साह है। इस उत्साह को देखकर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। मैंने कहा है कि हम इस बार 57 को 60 करेंगे और ये निश्चित रूप से करेंगे। अल्मोड़ा की द्वाराहाट सीट से बीजेपी विधायक महेश नेगी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से डीएनए टेस्ट के लिए उनका ब्लड सैंपल नहीं लिया जा सका। कोर्ट में पेश न होने के कारण महेश नेगी ने बीमार होना बताया। महेश नेगी को देहरादून की सीजेएम कोर्ट में पेश होना था। अब कोर्ट ने 11 जनवरी को विधायक महेश नेगी, पीड़िता और पीड़िता की बेटी को बुलाया है। आपको बता दें, एक महिला ने महेश नेगी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। पीड़िता का कहना है कि महेश नेगी से उनकी एक बेटी है। वही विधायक महेश नेगी की पत्नी ने महिला के खिलाफ ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता की मांग पर पौड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। दलीनी विधायक जी जो है विधानसभा सत्र के लिए यहाँ आए थे 21 को, और कल तक का सत्र था, लेकिन कल उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई विधानसभा में, और कल उस सत्र में भी भाग नहीं ले पाए। तो डॉक्टर ने उनको 2 हफ्ते के लिए कंप्लीट रेस्ट के लिए घर पे इलाज के लिए कहा है। तो मेडिकल मेरे पे हॉस्पिटल से ही आया था। मैंने एप्लीकेशन के साथ मेडिकल सबमिट किया है माननीय न्यायालय में, और न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने जो है 2 हफ्ते का समय दिया है और 11 जनवरी डेट फिक्स हो गई इसमें। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने पार्टी विधायकों के साथ परिचय सम्मेलन किया, जिसमें सभी विधायकों से वो मिले और उनके साथ आगामी कार्यक्रमों को लेकर बातचीत की। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस की जब तक देश में सरकार रही है, सर्वे समाज को उचित सम्मान नहीं मिल पाया है।
कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा दलित विरोधी रही है। शुरू से लेकर अब तक हम देखें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान से लेकर, क्योंकि 1951 में जनसंघ का निर्माण हुआ, कोई बड़े राजनीतिक दल नहीं थे, पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस से अंबेडकर जी के अगेंस्ट उम्मीदवार लड़ाकर उनको हराया गया, और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में चाहते तो नहीं लड़ाते, लेकिन उसमें भी हराने का काम किया गया। और यही नहीं कि बड़ा दुख होता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की समाधि, उनको दिल्ली में संस्कार भी नहीं करने दिया गया, और उनकी समाधि आज भी कहीं पर भी नहीं है। धर्मनगरी हरिद्वार में दरिंदगी की घटना को लेकर सदन से लेकर सड़क तक आक्रोश देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की, तो वहीं सरकार ने एक फरार आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया है और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की बात कही है। धर्मनगरी हरिद्वार में दरिंदगी की हद, मासूम की हत्या से उत्तराखंड में उबाल, सड़क से लेकर सदन तक एक ही मांग, आरोपियों को मिले फांसी। धर्मनगरी हरिद्वार में ऐसी दरिंदगी जिसे जिसने भी सुना वो सिहर उठा। 11 साल की मासूम को दरिंदों ने पहले अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही है कि मासूम के साथ कैसी हैवानियत हुई होगी। बताया जा रहा है कि वो उसकी बच्ची के पेट में दर्द हुआ था, उसके फादर उसको हॉस्पिटल लेके गए, जहां वो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और वो चूंकि नाबालिग बच्ची थी, तो फिर उसकी पूछताछ में किसके द्वारा ये कृत्य किया गया वो सूचना मिली, और पुलिस ने इसमें भी त्वरित ही कार्रवाई करते हुए रात्रि में ही उस अभियुक्त को अरेस्ट किया है। हरिद्वार में हुई इस रेप और हत्या की वारदात से पूरे प्रदेश में आक्रोश है। इस घटना के बाद विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं, जिस पर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई भी की है। उग्र प्रदर्शन करने वाले 80 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही जनता से सहयोग करने की भी अपील की गई है। तत्काल रूप से पुलिस ने कार्रवाई करके जो मुख्य अभियुक्त है उनका गिरफ्तार करके उनके माननीय न्यायालय रिमांड में भेज चुके हैं, और इसमें जो सहायक अभियुक्त है उनका गिरफ्तार के लिए सभी प्रयास हैं हमारी तरफ से जारी है। तो वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी जोरों पर है। ये मुद्दा आज सदन में भी गूंजा। विपक्ष ने दरिंदगी की इस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की, तो सरकार ने फरार आरोपियों पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। साथ ही बताया कि एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सारे मामले की जांच डीआईजी गढ़वाल के निर्देशन में, और यह केवल जांच ही नहीं होगी, अपितु जब तक वो दरिंदे फांसी पर नहीं लटक जाते तब तक कोर्ट में पैरवी भी यही टीम करेगी। इससे अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट की तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं कि आप उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाने की पूरी तैयारी करें। एक और उसके साथ दरिंदगी हुई वो तो एक हिस्सा है, उससे भी खतरनाक है कि वो मुजरिम वही था जो दरवाजा खोद के दिखा रहा है, उन्होंने देख लिया और वो भाग निकला। आप कहते हैं भीड़ की आड़ लेकर, अरे भीड़ कमरे में थोड़ी घुस गई थी, इन्हें समझ जाना चाहिए था इसे पकड़े रखना, ये भाग सकता। तो वहीं इस घटना की विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। 9 साल की एक लड़की के साथ जिस प्रकार से दुराचार और उसकी हत्या कर दी गई, जिस प्रकार के वर्णन सामने आए, और मैं समझता हूं कि एक देवभूमि में ऐसी घटना न हो, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। इस घटना से जिस तरह प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है, तो वहीं सरकार भी घटना के प्रति पूरी सजग दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दरिंदों में कानून का खौफ कब पैदा होगा कि वो ऐसी दरिंदगी की घटनाओं को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। देहरादून से सुरेंद्र सीला, हरिद्वार से आशु शर्मा, टीम न्यूज़ स्टेट। तो हरिद्वार में दरिंदगी की शिकार हुई बेटी के परिजनों को सांत्वना देने के लिए डीआईजी नीरू गर्ग पीड़ित परिवार से उनके घर पर मिलने पहुंची और फरार आरोपी की जल्द से जल्द
करने की यहाँ पर आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि इस घटना के खुलासे के लिए डीआईजी नीरू गर्ग को जांच अधिकारी बनाया गया है और एक फरार आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। डीआईजी नीरू गर्ग का कहना है हरिद्वार जिले की पुलिस इस मामले में अपनी पूरी शिद्दत से कार्य कर रही है और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। वहीं परिवार भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट दिखा। देखिए, हमने यही विश्वास दिलाया कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है पूरी शिद्दत से काम कर रही है। जो हमारा एक अभियुक्त फरार है, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी और 12 साल से छोटी बच्ची के लिए फांसी का प्रावधान है और हम इंश्योर करेंगे कि इसको एंड तक फॉलो करके उसे फांसी तक पहुंचाएं। आधा दर्जन टीमें अलग अलग लोकेशंस पर इस समय हैं। जो भी लीड मिल रही है हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। मैंने कल भी इसमें रिव्यू किया था रात को, आज फिर से शाम को रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाएगा और जो अपराधी है उसे मतलब सज़ा मिलेगी। उसे फांसी से कम सज़ा नहीं होगी। जिस तरह से उसने अपराध किया है उसको उसकी पूरी सज़ा मिलेगी। हरिद्वार में मासूम के साथ रेप और फिर हत्या को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी आक्रोश है। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उपनगरी ज्वालापुर में बैठक कर इस घटना पर आक्रोश जताया। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फरार चल रहे आरोपी की जल्द गिरफ्तार करने और इन अपराधियों की संपत्ति की जांच के साथ ही सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा ताकि मृतक मासूम की आत्मा को शांति मिल सके। धर्म नगरी हरिद्वार के अंदर, इस मुकद्दस सरजमी पर हरिद्वार के अंदर ये ऐसी दुखद घटना हुई, ऐसी दुख भरी घटना हुई जिससे पूरा समाज, पूरा शहर तो हिलाई, लेकिन खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों में भी रोष है। आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में वन जीव और वन संपदा की सुरक्षा को लेकर केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने ड्रोन से निगरानी करने की योजना बनाई है। इसके लिए वन प्रभाग की ओर से ड्रोन कैमरा खरीदा जा रहा है, जिसकी मदद से अतिक्रमणकारियों और शिकारियों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जंगलों में आग लगाने वालों पर भी इस कैमरे की मदद से नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि शीतकाल में बर्फबारी के कारण रुद्रनाथ, देवरियाल, तुंगनाथ और मदमहेश्वर क्षेत्र ढक जाते हैं और इसी का फायदा शिकारी उठाते हैं। शिकारी कई दिनों तक बर्फबारी वाले क्षेत्रों में डेरा जमाए रहते हैं और वन्य जीवों का शिकार करते हैं। वैसे इस साल लॉकडाउन के बाद से पूरे प्रभागीय क्षेत्र में जीवों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर केदारनाथ वन प्रभाग सक्रियता दिखा रहा है। पिथौरागढ़ जिले में आदमखोर गुलदारों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये है कि बरसात के बाद जिले में अब तक 7 लोगों को गुलदार ने अपना निवाला बना डाला है। साथ ही 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। जिला मुख्यालय से सटे इलाकों के साथ ही बेरीनाग, देवलथल और डीडी हाट में गुलदार की दहशत से लोग खौफजदा है। वन विभाग ने प्रभावित इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और गुलदार को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगा दिए हैं। अक्सर सर्दियों के सीजन में गुलदार के हमले नहीं के बराबर होते थे, लेकिन इस बार भारी ठंड के बीच गुलदार के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते रहते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे देहरादून में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने वालों को झटका लगा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। 25 दिसंबर यानी कि आज, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले के होटल, रेस्टोरेंट, बार और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक कार्यक्रम और पार्टी आयोजित पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर उत्तराखंड महामारी कोविड-19 एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि होटल्स या कोई भी जो इस प्रकार के सार्वजनिक स्थान है, इनमें क्रिसमस और नव वर्ष से संबंधित पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें जो एपिडेमिक एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ये बड़ा स्पष्ट है कि कितने लोगों को इकट्ठा हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें प्रतिबंध लग गया है, तो निश्चित रूप से अब किसी भी ऐसी पार्टी पर हम लोगों की नज़र रहेगी और अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो उसमें जो भी विधियानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी।
क्रिसमस पार्टी और न्यू ईयर पार्टी को लेकर प्रदेश में प्रशासन ने कई पाबंदियां लगा दी हैं। कोविड-19 के मद्देनजर कई तरह के प्रतिबंध होटल रेस्टोरेंट पर लगाए गए हैं, जिसे लेकर विधानसभा सदन में विपक्ष ने जमकर सवाल खड़ा किए। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के घर पर इस मामले पर भी उपवास पर बैठे। विपक्ष का कहना है कि कोविड-19 के चलते आर्थिक गतिविधियां पहले से ही रुकी हुई हैं और ऐसे में पर्यटकों को क्रिसमस और न्यू ईयर पर अगर सेलिब्रेट करने का मौका नहीं देंगे तो पर्यटक क्यों आएंगे। और सही किया कि लोगों ने 25 दिसंबर से लेके 1 तारीख तक की बुकिंग कर लेते हैं लोग और अपने घर से बाहर जाते हैं और कोरोना भी भूल जाते हैं। उन्हें लगता है घर से कहीं बाहर जाएं, एक बहाना होता है जाने का। आते हैं, लोगों ने पैसा दे दिया, अपनी बुकिंग करा लिए। अब ऐसे में प्रशासन अगर डंडा बजाएगी तो उनका क्या होगा? तो जाएंगे और ये कुछ भी कहते रहे, वो जाएंगे भी और जिन होटलों में टिकेंगे उनके बैंक्वेट हॉल में आयोजन भी होंगे जिसे नहीं रोक पाएंगे। प्रशासन हो सकता है कुछ को परेशान करे, बल्कि इससे जुड़े हुए जो लोग तमाम लोग हैं उन पर भी पड़ेगा, टैक्सी मैक्सी पर पड़ेगा, रिवर राफ्टिंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार तो एक और कहती है कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दे दिया और ये नहीं बता रही है कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। ये हालत इस सरकार की स्थिति है और संसदीय कार्य मंत्री जो है कोई जो है आंकड़े सही नहीं बता रहे। हालांकि इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि पर्यटकों की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है। जिन पर्यटकों को की बुकिंग है वो सीधे तौर पर आ सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट में न्यू ईयर को लेकर सेलिब्रेशन को रोका गया है। पर्यटकों को हिल स्टेशन में घूमने के लिए किसी तरह की मनाही नहीं है। जो पार्टी है, सामुदायिक पार्टी जो पहली तारीख में नए वर्ष में थी, उसको उस तारीख में रोका गया है ताकि आप कहीं घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, होटल में ठहरेंगे, वहाँ किसी तरह का कोई न रोक है न प्रतिबंध है। होटलों में सामूहिक पार्टियां नहीं होंगी, सामूहिक पार्टी पर ही रोक है। कुमाऊं की सबसे ज्यादा कैदियों वाली हल्द्वानी जेल में भी क्रिसमस की धूम है और इस मौके पर सेंटा क्लॉज बनकर कैदियों को कोरोना वायरस से जागरूक किया जा रहा है। त्योहारों के साथ जागरूकता फैलाने की ये पहल वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार की कोशिशों का नतीजा है। जेल में इससे पूर्व कैदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी GPL का भी आयोजन किया गया है और अब क्रिसमस के मौके पर खुशियां बांटने के लिए सेंटा क्लॉज न सिर्फ बंदियों को उपहार दे रहा है बल्कि उन्हें वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के नियम की जानकारी भी दे रहा है। बंदी हैं वो यहाँ सेंटा बने हैं, वो सेंटा क्लॉज बन के विभिन्न जो संदेश हैं, जो सामाजिक संदेश हैं, वो जो बंदियों को देने के साथ साथ जो बाहर मुलाकाती आ रहे हैं उनको भी ये संदेश दे रहे हैं। स्पेशली इस समय जो है कोरोना महामारी का समय चल रहा है, उस कोरोना महामारी से हम कैसे बच सकते हैं उससे संबंधित संदेश वो बंदियों को देने के साथ साथ बाहर जो मुलाकाती आ रहे हैं उनको भी वो संदेश दे रहे हैं। ऋषिकेश में क्रिसमस पर विदेशों से आए पर्यटकों के आने से व्यवसायी निराश हैं और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक क्रिसमस और नए साल मनाने के लिए पहुंचते थे, लेकिन इस साल पर्यटक कम आने से व्यवसायियों को घाटे का सौदा करना पड़ा है, जिसके बाद व्यवसायियों ने सरकार से अनुदान की मांग की है। विदेशी तो चलो अभी 1-1.5 साल नहीं आएगा, पर जो इंडियन टूरिस्ट भी आ रहा है तो लगातार सरकार एक तरफ तो मंत्री जी कहते हैं कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे सभी का स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ अधिकारी लोग कहते हैं कि 31 और 25 तारीख को पार्टियां नहीं होंगी। तो ये टूरिस्ट प्लेस है और ऑलरेडी होटल वालों ने बुकिंगें ले रखी हैं, अब होटल व्यवसायी परेशान है। रुद्रप्रयाग में कई जगह पर्यटन की संभावना है, जिनको तलाशने के लिए टीएम रुद्रप्रयाग DFO के साथ चौपता पहुंचे और मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में मशहूर चौपता और दुगलबिट्टा में भी पर्यटन की संभावनाओं को देखा और इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, युवाओं व जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे। वहीं इस दौरान स्थानीय व्यापारियों ने यात्रा पड़ाव पर शौचालय व पार्किंग निर्माण की मांग की, जिस पर डीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। जो सुविधाओं के संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं उसके संबंध में तो कुछ बिजली पानी के इश्यूज़ हैं और बाकी सारे जितने भी इश्यूज़ हैं उन सभी के संबंध में आज यहाँ पे बात करी गई है और संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जो उनकी कार्रवाई त्वरित गति से यहाँ पे करी जाए।
अब आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया है और सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट सहित 7 विधेयक पास हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 4 दिनों तक चले सत्र के कामकाज की जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिनों का सत्र काफी कामकाजी रहा। कोरोना महामारी के बीच सभी विधायकों ने नियमों का पालन किया। सत्र कुल 19 घंटे 10 मिनट तक चला है, जिसमें अनुपूरक बजट पास कराए जाने के साथ ही कुल 485 सवाल उठाए गए, जिसका सरकार ने जवाब दिया। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही 21 दिसंबर से शुरू हुई थी। और खबरें आगे भी जारी हैं। यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।